नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट में भारत विश्व के कई देशों से काफी आगे है। हमारे यहां पर रिकवरी रेट 93.76% तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी कोरोना का बढ़ता ग्राफ भारत के लिए काफी चिंता का विषय। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है, जिससे निपटने के लिए सरकार भी लगातार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी रोकथाम के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने कोरोना की स्थिति की जानकारी ली और अपनी कोरोना को लेकर राय भी रखी। और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक खबरें भी आई हैं। ऐसे में देश में इस पर भी मंथन चल रहा है और वैक्सीन वितरण को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली में 10 नवंबर को कोरोना के 8,600 नए मामले सामने आए। 10 नवंबर के बाद से ही राज्य में दैनिक मामलों में गिरावट जरूर हुई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद से दैनिक मामले और पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रही है। केजरीवाल ने बैठक में पीएम मोदी से पराली जलाने को लेकर भी दखल देने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की एक बड़ी वजह प्रदूषण भी है। तो वहीं इस बैठक में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से ही हुई है। अमित शाह ने कहा कि जिस प्रकार से यूरोप और अमेरिका में मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। और अमित शाह जी के बाद में स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि केरल, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज मुख्यमंत्रियों की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से प्रदूषण के मसले पर भी दखल देने की अपील की है। इस बैठक में कई सकारात्मक चीजें भी निकल कर आएंगी। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करने को कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूरोप और अमेरिका में मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, तो हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है और कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करवाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, उपाध्याय जी, आप दोनों का ही न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उमंग जी। जी नरेश जी, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बैठक चल रही है, जाहिर सी बात है कोरोना के बढ़ते मामले एक चिंता का विषय तो है ही, लेकिन उसके बाद भी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती रिकवरी रेट भी एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। 93.76% ये हो चुकी है और बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन भी भारत में आने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेश जी? देखिए, जब से लॉकडाउन 1, 2, 3 हुए हैं, पिछले तकरीबन 2 महीने से मैं कहूंगा दिल्ली की जो पर डे केसेस की डायग्नोसिस हो रहा था वो 1200 तक पे आ गया था। अब हम 8-9 या उसके ऊपर भी जा रहे हैं। और खाली इस बात का ही डर नहीं कितने तक गए हैं, ऊपर से डर है कि शायद जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी और शायद प्रदूषण पहले ही ज्यादा है तो ये काउंट और भी ज्यादा जा सकती। उसके लिए मैं 2 ही बातें कहूंगा कि 2 किस्म के यूनिट्स का, एक तो गवर्नमेंट का ध्यान बढ़ना चाहिए और दूसरा लोगों को अपने व्यवहार में तब्दीली लाना चाहिए। जो मैं दिल्ली वालों को देख रहा हूँ, दिल्ली वाले बिल्कुल ही मस्त और दबंग सड़कों पे घूम रहे हैं। वो जो कुछ कदम उठाने चाहिए, जो बार बार कहे जा रहे हैं कि घर से मत निकलिएगा,
एक घर ही आपका एक ऐसा स्वर्ग है जहां आप बच सकते हैं। उसके बाहर जो कुछ भी हो रहा है किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो पीपल्स बिहेवियर टू स्टे इनसाइड, नंबर 1। नंबर 2, टू यूज मास्क फुल टाइम यूज किया जाए जब घर से बाहर निकलें। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना फाइन बढ़ाया है। मैं कहता हूँ जितना फाइन किया है शायद इससे भी ज्यादा होना चाहिए। जी तो मैं कहता हूँ इट शुड एक्ट एज ए डेटरेंट। और अब तीसरा जो हम हमेशा कहते आए हैं, वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड सैनिटाइजेशन एंड कफ हाइजीन एंड स्नीज हाइजीन। जी 4-5 कदम हैं, यही आज की तारीख में हमारा बचाव है, यही हमारी वैक्सीन है, जब तक कोई ऐसी भरोसेमंद वैक्सीन आ नहीं जाती। तो मुझे इतना ही कहना है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को, अपनी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जो कंट्रोल अभी तक चल रहा है उसको अच्छा कंट्रोल नहीं कहा जाएगा। जी हालांकि गवर्नमेंट सख्ती के कदम बताती रही है और चल भी रहे हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए जिसमें गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट भी हो, लोगों की भागीदारी हो, आरडब्ल्यूएस हो, कुछ एनजीओज हो। ऐसा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अभी नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा कल अच्छा कैसे होगा जब आप अपने आज को अच्छा नहीं कर पा रहे। तो देयर हैज टू बी, दे शुड टेक असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 नंबर ऑफ बेड्स कम है, वो बढ़ाए जाएं, ऑगमेंट किए जाएं वो। लेकिन उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिटीजनरी, यानी कि आम जन को ये समझना पड़ेगा कि अब ये मत सोचो कि हमने लॉकडाउन में बैठ गए तो हमारी विपदा खत्म हो गई। अब ये विपदा है भी और शायद कुछ महीने और भी चल सकती है। तो अगर हमें अपने कल को अच्छा बनाना है तो हमें आज को कंट्रोल करना पड़ेगा। दिल्ली में जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं, पहले फेस्टिवल सीजन था उसमें लोगों ने परवाह नहीं की, अब मैरिज सीजन है जो शायद 10 दिसंबर तक चलेगा। मुझे लगता है कि जब 10,000 शादियां होनी हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी, ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे विचार में सरकार को डे टू डे बेसिस पे कंटिंजेंसी प्लान बनाना चाहिए कि हमने कल ये किया था, इसका ये रिजल्ट आया है, और अब आज हम ये करेंगे, कल इसका ये रिजल्ट आना चाहिए। एक तरफ कंटिंजेंसी प्लान कोऑर्डिनेटेड बाई ऑल पॉसिबल एजेंसीज, एंड उसके ऊपर आम जन को आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी और दूसरे सोशल मीडिया और विजुअल और प्रिंट मीडिया के से हमें बताना चाहिए, भाई लोगों आप समझ जाओ, अभी तक जो दिल्ली की पहचान उभर के बाहर गई है वो अच्छी नहीं गई है कि दिल्ली वाले बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बिल्कुल दबंग हो गए हैं, मस्त हो गए हैं। मेरे हिसाब से ये पहचान दिल्ली वालों को बदलनी पड़ेगी। एटलीस्ट कुछ महीने ये किया जाए तो हम इस बीमारी को, कोरोना नामक विपदा से कुछ बच पाएंगे। जी बिल्कुल नरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से सरकारें खैर अपना काम कर रही है, अब उनकी कोशिशें कितनी रंग लाती हैं कितनी नहीं लाती हैं वो तो हमें पता पड़ भी जाता है। रोज़ हम कोरोना से रिलेटेड जानकारियां हम अखबारों में भी देख रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो सरकारों के जो प्रयास हैं वो कितने काफ़ी हैं कितने नाकाफ़ी हैं, उस पर अगर बात एक बार को नहीं भी करें तो जनता की भागीदारी भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया, त्योहारों के समय भी दीपावली की खरीदारी करने हम बहुत बड़ी संख्या में हम सड़कों पर निकल आए। और अब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं इन जगहों पर भी शादी ब्याह में जाहिर सी बात है, भले ही गाइडलाइंस कहीं पर 50 की है कहीं पर 100 की है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स तो बिल्कुल होते नहीं, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। और वहां पर भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नंबर्स कोरोना के और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। नरेश जी आप हमारे साथ में बने रहिए। आरबी उपाध्याय साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से नरेश जी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब सब कुछ कहीं ना कहीं जनता के ऊपर आ गया है, जनता के ऊपर ही काफी दारोमदार है और जनता ही कर सकती है। अगर तो इस कोरोना के संक्रमण के जो नंबर्स हैं वो कम होंगे, अगर नहीं इस प्रकार से ही लापरवाही दिखाई जाएगी, भले हालांकि चिंता महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं और राज्यों के भी लगभग यही हाल है। वहां पर भी जनता लापरवाह हो चुकी है, सड़कों पर वो ऐसे निकल रही है जैसे उन्हें कोरोना का कोई डर ही नहीं रह गया है। उपाध्याय साहब देखिए, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। गाइडलाइन बना देना, कानून बना देना एक अलग बात है जी, लेकिन उनका पालन कितना हो रहा है वो मॉनिटर करना सरकार का ही दायित्व है। ये अलग बात है कि आप जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमने गाइडलाइन बना दी है, उसका पालन जी कानून का पालन और गाइडलाइन का पालन कौन नहीं कर रहा ये और कौन कर रहा ये भी सरकार का दायित्व है और सरकार उस दायित्व को निभाएगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि भी अच्छे परिणाम नहीं आए। देखिए वर्ल्ड वाइड आप देखिए, जिन कंट्री ने जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो किया, स्ट्रिक्टली फॉलो किया,
सरकारों ने पूरा एक्चुअली मुस्तैदी के साथ काम किया है, वहाँ रिजल्ट दिख भी रहे हैं। और जहाँ ढुलमुल नीति थी, चाहे वो अमेरिका या दूसरे कंट्री के, वहाँ पर कोरोना बढ़ भी रहा है। तो सरकारों ने जो अपना दायित्व था वो सही तरीके से नहीं निभाया। अदरवाइज ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, प्रॉपर मास्क पहनेंगे, ये सब चीजों को फॉलो करेंगे, तो जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो नहीं होगा, यानी वो और फैलेगा नहीं। हो क्या रहा है, त्योहार का सीजन रहा, वहां भी गाइडलाइन थी, मार्केट में सबको पता था, हर व्यक्ति को पता है क्या गाइडलाइन, लेकिन फॉलो कितना हो रहा था, उसी का परिणाम है कि भी ये सोचना पड़ा कि भी कुछ मार्केटों को बंद किया जाए। लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो परमिशन नहीं देती कि भी कोई लॉकडाउन या इस तरह का कोई कदम उठाया जाए। वो अगर सरकार उठाती भी है तो ये कदम भी आत्मघाती कदम होगा। और जब तक देखिए कोई मेडिसिन नहीं आ जाती, जब तक कोई टीका नहीं आ जाता, तब तक इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं जी। दूसरा विकल्प कहीं किसी भी दुनिया में आप देखेंगे कहीं नहीं अवेलेबल है। सब इसी इंतजार में है कि भी जब तक मेडिसिन और वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक हम जो गाइडलाइन है उन्हीं को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये नहीं है कि भी सभी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से जो फॉलो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाते हैं जी। शादी ब्याह का सीजन है, इससे कोई दो राय नहीं है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाएगा तो बिल्कुल एक अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम सामने आएंगे। और प्रदूषण, देखिए प्रदूषण एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, उसके लिए भी प्रयास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उपाध्याय साहब, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ। प्रदूषण की यहाँ पर बार बार बात होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा प्रदूषण को लेकर बात करते रहते हैं, और ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं प्रयास तो कर ही रहे होंगे। किस राज्य का मुखिया चाहेगा कि हमारे राज्य में या फिर हमारे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैले? कोशिश वो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार बात किसी दूसरे के ऊपर डाल देना कहाँ तक उचित है? प्रदूषण की समस्या कोई आज की नहीं है। हर साल दिल्ली में सर्दियां आते ही पराली जलेगी ही जलेगी, उस पर कितनी क्या रोक लग पाती है। अगर इसके साल भर अगर प्रयास किए जाएं, प्रदूषण को रोकने के लिए साल भर प्रयास किया जाए, 365 दिन अगर प्रयास किए जाएं, उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं हो तो समझ में आता है। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तभी एडवर्टीजमेंट आने चालू हो जाते हैं, तब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सरकार को कोसना चालू हो जाता है, केंद्र सरकार से दखल देने की बात कही जाने लग जाती है। क्या लगता है आपको कि इसके प्रयास साल भर नहीं होने चाहिए, या सिर्फ हम इंतजार करते हैं कि अब पराली जलना शुरू होगी, अब प्रदूषण बढ़ना शुरू होगा, तब अब हम अपना कोसने का कार्यक्रम चालू कर देते हैं? उपाध्याय जी। देखिए उमंग जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअल में होता क्या है, जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तब हमारी नींद खुलती है और तब हम देखते हैं कि भाई ये पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ ये एक्शन लेने की जरूरत है। और जैसे ही आप देखेंगे सीजन खत्म होगा, सब चैन की नींद सो जाएंगे, किसी को कोई पॉल्यूशन का ध्यान नहीं रहेगा जी। और उसी का परिणाम है कि बार बार न्यायपालिका है उसको दखल देना पड़ता है, कोर्ट को बुलाना पड़ता है और फटकार लगानी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। दूसरा देखिए विकल्प क्या है, पराली है, पराली जलती है और ये हल्ला मचता है कि पराली की वजह से, धुएं की वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है। तो उसका विकल्प किसान को मिलना चाहिए ना। देखिए किसान को जो अपनी उपज है उसका भी पूरा मूल्य उसे नहीं मिलता है, वो घाटे में ऑलरेडी है। सरकारें अपना एक कर्तव्य समझती हैं कि भाई हमने MRP घोषित कर दी, MSP घोषित कर दी, अब हमारा कोई दायित्व नहीं है और उस पर खरीदारी भी नहीं होती है। धान आज देखेंगे कि भाई 800-900 रुपए कुंटल में प्राइवेट मंडियों में बिक रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं कि भाई किसान के ऊपर और एक बर्डन लादा जाए, पराली को वो जलाए नहीं, दूसरे विकल्प तलाश करे, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा जी? वो पैसा देखिए सरकारों का दायित्व जो हो गया है, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्शन करिए, जेब से पैसा निकालिए, लेकिन जहाँ देने वाली बात आती है वहां सरकारें एक नया पैसा देने को तैयार नहीं होती हैं। और उसी का परिणाम है कि जो पॉल्यूशन की समस्या है वो गंभीर बन जाती है। आज जो चिंता है, अगर यही चिंता पूरी साल बनी रहेगी और आप सोचते रहेंगे तो कोई विकल्प निकल भी आएगा, जरूर निकलेगा। सही बात है। लेकिन सरकारों का भी मैं देख रहा हूं कि जो एक रवैया है, बहुत उदासीन रवैया है जी। वो पूरे साल कुछ नहीं करते हैं, जब बिल्कुल कहते हैं ना पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है, जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब उन्हें पॉल्यूशन की याद आती है और कुछ कर भी नहीं पाते। आप देखेंगे हवा चल जाएगी, थोड़ा बारिश हो जाएगी, बूंदाबांदी,
पॉल्यूशन साफ हो जाएगा। सरकार का कोई भी एक स्टेप मुझे ऐसा बता दें जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ हो या पॉल्यूशन खत्म हुआ हो। ये बात अलग है कि भी एडवर्टाइजमेंट में भी पैसा खर्च होते हैं और जो विभिन्न मंच हैं उन पर बात उठाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री के सामने आज ये समस्या का जिक्र हुआ और समस्या को उठाया गया। निराकरण क्या है? निराकरण की तरफ कोई कहीं नहीं बढ़ रहा है, सब एक दूसरे को जिम्मेदारियां डालने के लिए तैयार है। बिल्कुल उपाध्याय साहब, क्योंकि यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि समस्या हमें पता है कि क्या है और हम सिर्फ और सिर्फ उस समस्या के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। उस समस्या को हम पूरे देश भर में गाते रहते हैं, विभिन्न समाचार माध्यमों की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से। यहां पर हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, लेकिन समस्या का तो सबको पता है। समस्या के सॉल्यूशन की और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की हम क्यों नहीं बात करते? पूरे साल भर सिर्फ और सिर्फ ये समस्या आ गई है, अब ये समस्या आ गई है, मार्च में अब होली आएगी तो पानी को व्यर्थ मत गवाइए, जबकि 365 दिन पानी कैसे बचे उस और कोई ध्यान नहीं देगा। दीपावली पे पटाखे मत चलाइए, प्रदूषण होगा, 365 दिन प्रदूषण को कैसे रोके उस और कोई ध्यान नहीं देगा। तो समस्या तो सबको पता है कि ये समस्या तो आएगी ही आएगी। क्यों नहीं हम समस्या के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो उनके लिए जो सुझाव है वो हम आमंत्रित करें जनता के बीच में। केजरीवाल जी बहुत प्रसिद्ध हैं जनता से सलाह मांगने के लिए, तो वो साल भर इस चीज की सलाह क्यों नहीं मांगते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उपाध्याय जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, उससे पहले नरेश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। नरेश जी, जिस प्रकार से अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक खबर आई है, एक अच्छी खबर है कि कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिलने वाली है और भारत सरकार ने ये घोषणा करी है कहीं ना कहीं कि वो भारत की जनता को उसे 250 रुपये में उपलब्ध करवाएंगे। क्या लगता है ये खबर कितनी अच्छी है भारत के लिए कोरोना संक्रमण के हिसाब से? देखिए, जब से कोरोना आया है तब से लगातार वैक्सीन की खबर आती रहती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 4-5 एजेंसीज ट्राई कर रहे हैं जी। सबसे उसमें प्रथम मेरे हिसाब से ऑक्सफोर्ड ही है, जिसकी वैक्सीन बहुत प्रोमिसिंग मानी जा रही है और अगर 250-300 रुपये में अगर वो वादा करते हैं तो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। और अब वो कितनी उसके फील्ड ट्रायल्स, जिसको कि हम स्टेज 2 ट्रायल्स कहते हैं, जिसमें कि कुछ वॉलंटियर्स पे वो ट्राई की जाती है, तो अभी तक काफी इफेक्टिव मानी जा रही है। सच्चाई तो यह है कि कोरोना का ये जो स्कर्ज है इतना ज्यादा हो गया है कि पूरी जनता त्राही कर रही है। तो ऐसी वैक्सीन की बहुत ज्यादा उम्मीद भी है। वो कहा जा रहा है कि भाई दिसंबर एंड या जनवरी तक वो लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये अब देखने की बात है कि कितनी जल्दी और कितनी यूनिट्स, बिकॉज इंडिया में टेकर्स तो बहुत ज्यादा हैं, टेकर्स तो करोड़ों में हैं, तो कितने लाख यूनिट आती हैं और कितना जल्दी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितनी जल्दी वो इफेक्टिव हो पाती है जी। बिकॉज आज की तारीख में हर जन हिंदुस्तान का, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो कोरोना एक बीमारी है वो एक ऐसा वायरस है, वो शायद हर जीवित इंसान को टच करेगा जी। चाहे वो बिल्कुल कुछ ना करके एसिम्प्टोमेटिक डिसीज होकर खत्म हो जाएगा, चाहे वो माइल्ड डिसीज करके खत्म हो जाएगा, चाहे वो अगर कोई बूढ़ा या कोई खराब पेशेंट होगा या जिसमें ज्यादा बीमारियां होंगी, कोमोर्बिडिटीज होंगी, तो उसको क्रिटिकल डिसीज होगी और उसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता जी। तीनों किस्म के जो जन है, कैटेगरीज हैं, वो बचाव मांगती हैं। वो आज की तारीख में एक बचाव था जो कि हम कहते आए हैं कि आपके व्यवहार में है, तो आपके प्रिकॉशंस में जी। डॉक्टर नरेश, माफ कीजिएगा बीच में रुक रहा हूँ, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की आपने बात करी और पूरे देश में अगर हम बात करें तो अब असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की एक तरीके से बाढ़ आ चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं, भले डर के मारे कराएं या सिर्फ इस वजह से कराएं कि हम जिनके साथ में पिछले 10-12 दिन से या 4-5 दिन से हम उठ रहे बैठ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो चलिए हम भी हमारा टेस्ट कराते हैं। जब वो टेस्ट कराने निकलते हैं तो उनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है, ऐसे में सेल्फ आइसोलेशन की बात कही जाती है। लेकिन अब इस स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे जिसका टेस्ट तो नेगेटिव आ गया लेकिन कहीं ना कहीं असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की श्रेणी में भी वो आ चुका है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, क्योंकि अब वो घर पे भी नहीं बैठ सकता, घर पे बैठेगा तो उसके परिवारजनों को उससे खतरा है, सेल्फ आइसोलेट होगा तो वो घर के अलावा अब कहां पर जाके सेल्फ आइसोलेट होगा? होटल्स हैं, अलग अलग जगह हैं, हॉस्पिटल में कोई उसको लेगा नहीं क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे और उसके पास क्या चारा है? क्या वो व्यक्ति भी
कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो मेडिकेशन यूज कर रहे हैं वो उनको लेना चालू कर दें और अपने संपूर्ण घर वालों के साथ में, या मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, ये मान के चलिएगा कि जितने केस पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं एटलीस्ट उसके 7-8 गुना या इवन 10 गुना भी हो सकता है। तो ऐसी स्टडी तो नहीं है, ऐसे पेशेंट्स खुलेआम समाज में घूम रहे हैं। तो ये अपने आप में ये टाइम बॉम्ब्स हैं, क्योंकि इनको चाहे बीमारी नहीं हुई है, ये किसी को फैला सकते हैं। आपने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हमने उसका हमने RT-PCR टेस्ट करवा लिया, वो नेगेटिव आया, तो आपने कहा इन लोगों को कोई ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो आंसर इज टिल नाउ देयर इज नो रिसर्च गोइंग स्टडी व्हिच सेज कि इनको कोई ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इनको तो सब एक ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि अपने ये न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का ख्याल रखें, चाहे वो देसी चीजें लें, जैसे कुछ लोग अपने लिए हल्दी और कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, या अपने डाइट को ठीक रखें। अदरवाइज टिल नाउ देयर इज नो ट्रीटमेंट पर्सन को दिया जाए जी। और जो ये सिम्टोमेटिक होंगे, पॉजिटिव डिटेक्ट होंगे, उनको तो फुल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा जी। जहां तक आप बात वैक्सीन की कर रहे थे, तो वैक्सीन ही एक उम्मीद बन के ऐसी आएगी, लेकिन अभी तक आप सोचिए, जब हम किसी व्यक्ति को दोष देते हैं कि वो अब उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसका एक ही जवाब है, क्या वो जीना बंद कर दे, क्या वो कुछ बाहर काम धंधा बंद कर दे। पहले ही आप जानते हैं कि 3 मई के लॉकडाउन ने हमारे देश को, हमारी दिल्ली को, सबको बुरी तरह तस नस कर दिया। इकॉनमी बुरी तरह डाउन है, और प्लस जो डेली वेजर्स हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, छब्बे वाले हैं, ऐसे वाले हैं, उनका तो इतना बुरा हाल है कि बस मसे मसे जिंदगी चल रही है। तो मैं उनकी अगर मन की स्थिति को देखूं, उनकी मन की स्थिति है वो क्या करें, तो मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए और दूसरे जनों के लिए जो वैक्सीन है वो एक स्वर्ग बन के आएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। वो शायद कोरोना का इंसिडेंस कम होगा। हम उम्मीद करते हैं बाय द एंड ऑफ जनवरी 2021 उम्मीद करते हैं कि यूनिट्स आ भी चुकी होंगी, क्योंकि इंडियन कंपनीज का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से टाई अप है, तो बहुत जल्द वो वैक्सीन हमारे देश में सबसे पहले आएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो अभी तो हम सिर्फ उम्मीद ही कर रहे हैं, और जब तक ये वैक्सीन नहीं आती तब तक सब जनों को, सब हिंदुस्तान वासियों को, दिल्ली वालों को एक ही सुझाव है कि थोड़ी सी सजा अभी और है, उसको जो आसानी से काटिएगा ताकि घरों में कोई नुकसान ना हो। जो बड़े बूढ़े बैठे हैं उनका अननेसेसरी हताश ना हुए, तो ऐसा हमारा सुझाव आपके चैनल के माध्यम से रहेगा। आपने सही कहा, जब तक वैक्सीन नहीं आ पाती है तब तक हमें सेल्फ कंट्रोल में रहना होगा, कोविड गाइडलाइंस की पालना बिल्कुल करनी होगी। नरेश जी, कोविड-19 से जुड़ी कुछ अफवाहों पर भी कुछ एक आध सवाल मेरे पास है, उनका मैं आपसे जिक्र करूंगा। लगातार आरबी उपाध्याय साहब भी हमारे साथ में बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम बात कर रहे हैं कोरोना पर। महामंथन इस समय चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इसको लेकर एक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से अपने अपने प्रदेश की कोरोना से निपटने की स्थिति से वाकिफ कराते हुए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, या फिर कुछ सुझाव मांगे जा रहे हैं कि अब हम क्या करें। स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है, और अगर बात हम करें तो सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी को करनी चाहिए तो वो राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और ऐसे और भी कई राज्य हैं लिस्ट में जहां पर कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सरकार के प्रयास तो जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाफी नजर आते हैं। ऐसे में जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, वो लाइव जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, आपके पास मैं आऊँगा, उससे पहले उपाध्याय साहब आपसे एक बहुत छोटा सा ये सवाल है कि जिस प्रकार से अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जब बात हो रही है कोरोना के ऊपर, तो उन्होंने तुरंत 1000 ICU बेड्स की मांग रखी है, तो उसके उलट
महाराष्ट्र सरकार में अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक पॉजिटिव बात करी है और शायद यही कुछ बातें हैं जो ये दर्शाती हैं कि कोविड को लेकर आप कितने सीरियस हैं और आपके एफर्ट्स क्या हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमने एक समूह बनाया है पहले से ही, हालांकि अभी वैक्सीन आई नहीं है, बार बार वैक्सीन की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि हमने एक टास्क फोर्स का गठन हमने कर लिया है। आधार पूनावाला से वो लगातार संपर्क में है और जैसे ही ये वैक्सीन आएगी हमें उस समय वॉलेंटियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से वॉलेंटियर्स की एक टीम ऑलरेडी हमने बना ली है जो घर घर जाकर इस वैक्सीन को बांटने का, किस प्रकार से इसे इस्तेमाल करना है, वो जनता को बताएंगे। ये टीम हमने अभी से तैयार कर ली है। क्या कहेंगे उपाध्याय साहब? देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि भी हम पहले से अगर तैयार होंगे तो हमें आसानी रहेगी उस समय, जिस समय वैक्सीनेशन होगा, जिस समय टीकाकरण होगा, तो उस समय हम इजीली काम कर पाएंगे जी। और अफरा तफरी का माहौल नहीं बनेगा। अभी तक देखा जा रहा है कि हम जो भी करते हैं वो बिना किसी तैयारी के करते हैं। वैक्सीन आ गई, कोई तैयारी नहीं है, फिर वो तैयारियां होंगी, तो वो जो टाइम वेस्ट हो जाता है वो टाइम कहीं ना कहीं बचेगा। और देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी से हमने काम किया है, तो अभी से अगर चीजें दुरुस्त हो जाएंगी तो लड़ने में, जो एक वायरस है उसे खत्म करने में आसानी रहेगी और टाइम की बचत होगी जी। अब देखिए, अपने अपने तरीके से ये क्यों करते हैं, हम अभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, उनसे सुझाव मांगते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, क्यों? देखिए, हर स्टेट अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरीके से एक ही बीमारी से, एक ही वायरस से लड़ रहा है जी। तो उसमें कुछ सफलताएं मिलती हैं, कुछ असफलताएं मिलती हैं। जो सफलताएं मिलती हैं उनसे सीखने की जरूरत होती है, और सीखने की जरूरत, जब हम मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में वो चीजें निकल के आती हैं तो सबके लिए वो एक मार्ग दर्शन करती हैं कहीं ना कहीं सबका। तो इन सब चीजों के जो बेनिफिट हैं वो यही हैं। और देखिए, चिंतित सभी हैं, चाहे वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, चाहे प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, हर जो भी नुमाइंदा है वो इस बात से चिंतित है कि भी इतना लंबा पीरियड हो चुका है, एक लॉकडाउन, एक लंबा लॉकडाउन हम देख चुके हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसे में और एक दूसरा लॉकडाउन के लिए बिल्कुल भी मजदूर और गरीब तबका तैयार नहीं है। क्यों? वो ये सोचता है कि अगर मैं सपोज करिए लॉकडाउन होता है तो भूख से मर जाऊंगा, भूख से मरने से बेहतर है कि मैं कम से कम लड़के मरूं। तो वो इसलिए मजबूरी में अपनी जान हथेली पर रखकर भी वो कितना भी संक्रमण फैल जाए, वो पेट की जो आग है उसको शांत करने के लिए निकलता है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और बिल्कुल काम करता है, और काम करके 2 पैसे जो लाता है उसी से उसका चूल्हा जलता है जी। तो ऐसे में लॉकडाउन हमारे यहाँ भारत में सोचना भी एक मैं समझता हूँ और बेवकूफी भरा कदम हो सकता है। तो अब जो बचता है वो सिर्फ यही बचता है कि हम अपने बचाव के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गाइडलाइन है उनका पालन सख्ती से करते हुए और अपने काम धंधे में आगे बढ़े, जिससे कि भुखमरी के कगार पर जो एक रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं वो न पहुंच जाए। जी बिल्कुल उपाध्याय साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और जाहिर सी बात है, लॉकडाउन की परिकल्पना इस समय करना आसान तो है, और जिन लोगों को लॉकडाउन अच्छा लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कई बाहर आ जा नहीं रहे थे, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की सिर्फ खरीदारी के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां भी हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के चलाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और अगर लॉकडाउन हो जाता है तो लॉकडाउन कीजिए, लॉकडाउन करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उस लॉकडाउन को अब आप पूरी एक कार्य योजना बनाकर फिर लागू कीजिए कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो उस समय, उस लॉकडाउन के समय आर्थिक गतिविधियां कैसे सुचारू रूप से चल सकेंगी, इस बात का भी अगर ध्यान रखा जाए तो क्या लगता है उपाध्याय साहब कि लॉकडाउन होना चाहिए अगर आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए? जी उपाध्याय साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नरेश चावला जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस प्रकार से तमाम बातें हो रही हैं, वैक्सीन को लेकर हो रही हैं, लॉकडाउन को लेकर हो रही हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन को लेकर हो रही हैं, ऐसे में कुछ अफवाहें उड़ती हैं। कोरोना वैक्सीन
को लेकर भी उड़ रही हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर भी उड़ रही हैं, सैनिटाइजेशन को लेकर भी उड़ रही हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें उसको लेकर भी हर एक व्यक्ति के पास अपने अपने कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे हैं, या फिर 4 जनों से सुन के वो आ जाता है और वो बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टरी सलाह के उसको इस्तेमाल करने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में एक सबसे बड़ी अफवाह है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आपने भी ये सुनी हुई हो, सैनिटाइजर के अंदर एक मेजर पार्ट अल्कोहल का होता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में ये गलत फहमी है कि अल्कोहल के इस्तेमाल से, अल्कोहल के इंटेक से क्या हम कोरोना से बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अल्कोहल से हाथ जो सैनिटाइजर है, उसकी जो बेस्ट सैनिटाइजर है वो वही है जिसमें कि 70% अल्कोहल है जी। तो आपका पूछना क्या अल्कोहल लेने से हम बच सकते हैं, तो बिल्कुल भी गलत है। ये ऐसा निराधार है, ऐसी सोच गलत है। लेकिन मैं बता दूं, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी है, कुछ लोग जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो गलत है। हमारे विचार में एज एन एवरेज अगर आपने 5-6 बार भी दिन भर में सैनिटाइजर पे कर लिया तो ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा मैं कहूंगा कि जो हाथ साबुन से धोने का जो एक प्रैक्टिस है, वो सैनिटाइजर के भी एक केमिकल है। जो हाथ धोने वाली प्रैक्टिस है उसको मैं बेहतर मानूंगा। तो अगर आपको प्रोविजन मिले तो आप हाथ धोने का इंतजाम कीजिएगा। अगर वहां आसपास पानी और साबुन का इंतजाम नहीं है तो आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिएगा। और जहां तक अल्कोहल इंटेक की बात है, दारू पी के हम कोरोना से बच पाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गलतफहमी का शिकार मत बनिए। जी बिल्कुल नरेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से यही एक जो तमाम तरह की जो अफवाहें बाजार में चलती है, और आप भी जानते होंगे कोई भी अगर कोई बीमारी देश में आती है या फिर पूरी दुनिया में आती है, तो उसके लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उससे बचने के तरीके ढूंढने लग जाते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती। और ऐसे ही घरेलू नुस्खे भी कुछ हैं जिनके बारे में तमाम तरह की अफवाहें आपने भी सुनी होंगी। तो आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जब तक नहीं आती है, और जो मेडिकेशन जो अवेलेबल है, एक तो बिना डॉक्टरी सलाह के तो उसे नहीं लेना है, बार बार हम हमारे चैनल के माध्यम से भी ये कहते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे जो होते हैं कई लोग अपने अपने हिसाब से वो अपना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, घरेलू नुस्खों में जो मैंने देखा है, एक तो लोग गर्म पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रिपीट करूंगा, गर्म पानी का पर से अपने आप में कोई बड़ा महत्व नहीं है। हमारे लिए ज्यादा पानी पीना जरूरी है। एक आदमी सिर्फ 3-4 गिलास पानी पी रहा है और गर्म पानी पी रहा है, दूसरा आदमी उसकी जगह पे ताजा पानी पीता है, वो 8-10 गिलास पीता है। तो मैं ज्यादा पानी पीने को महत्व ज्यादा दूंगा। अगर आपको गर्म अच्छा लगता है तो आप गर्म पीजिए, आपको अगर ताजा पानी अच्छा लगता है तो आप ताजा पानी पीजिएगा। दूसरा जो मैंने देखा है कि एक जो काढ़ा है जो बहुत है, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, उसका छुटपुट इस्तेमाल तो हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और जो ये काढ़ा है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, दिन में 4-4, 5-5 बार, ये सोच के जिससे कोरोना से बच जाएंगे। ये निराधार है। आपने अगर लेना है तो एक आधी बार लीजिएगा, दिन में 4-5 बार लेने का कोई महत्व नहीं। तीसरा जो हमने देखा, टर्मरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हल्दी का भी हम कहेंगे कि वंस इन ए वाइल लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतनी हल्दी ले ली जाए कि पेट में गैस बननी शुरू हो जाए और गैस्ट्राइटिस शुरू हो जाए, वो भी गलत है। आप कहेंगे अगर ये तीनों प्रैक्टिस गलत है तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है? अच्छी प्रैक्टिस है, नंबर 1 टू टेक मोर वाटर, नंबर 2 टू टेक मोर फ्रूट्स। जितने भी ताजे फल हैं उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो बबूगोशा हो, ये ऑल फ्रूट्स आर गुड। और सबसे लास्ट में एक संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, मिनरल्स भी हों, विटामिन भी हों, दूध जरूर लिया जाए। ये सब अच्छी चीजें हैं, पर्याप्त मात्रा में ली जाए। और जो अवॉइड किया जाए, जिसके में हम बहुत खिलाफ रहते हैं, वो जंक वाले आइटम्स। जितने भी जंक आइटम्स हैं, पिज्जाज, बर्गर, मोमोज, नूडल्स, और ये सब चीजें हम कहेंगे कि गज्जके खाना और नमकीन खाना घर में बैठे बैठे, ये सब गलत है। आप ताजा पौष्टिक संतुलित आहार लीजिएगा, वही आपका सबसे बड़ा बचाव है कोरोना के खिलाफ। ये भी सच है कि ये बात मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि कोरोना हो ना हो, अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मैटर करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है
तो कोरोना आके भी चुपचाप निकल जाएगा। इसके अलावा नियमित व्यायाम करना, चाहे अपने घर के अंदर बैठे हैं, कुछ योगा या वॉकिंग करना घर में बैठ के करने से भी बहुत फायदा होता है और बॉडी की फिटनेस आता है। और सबसे लास्ट में स्ट्रेस फ्री रहिएगा, मेंटल स्ट्रेस मत रखिएगा, अपने आप को खुश रखिएगा, वो इसको समझिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, माफ़ कीजिएगा, इस पॉइंट पे मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगला सवाल भी मेरा यही था। कई लोग जो भले ही डर के मारे, या जो पहले भी मैंने इस चीज़ को बोला था कि आपके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति, आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो जाहिर सी बात है पहले तो आपको भी कोविड का टेस्ट कराना होगा। और अगर आप में लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्ट अगर कोविड की पॉजिटिव आती है तो लोग एक बिना बात का एक मेंटल स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि अरे पता नहीं हमें क्या हो गया और अब हम इस बीमारी से कैसे निपटेंगे। और ये जो मेंटल स्ट्रेस की आपने बात कही, और बहुत बड़ी एक ये इस समय ये एक समस्या चल रही है कि लोग आधे बीमार तो सिर्फ और सिर्फ दिमागी टेंशन से है, ना कि कोविड से। क्या कहेंगे सर? इसमें कोई सच नहीं है कि जो इतने महीने लॉकडाउन लगा, कमरे के अंदर बैठे रहना, उसके बाद अभी भी जो स्थिति है वो अनसर्टेनिटी की है, वो आने वाले दिन इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। इन सब चैलेंजेस को देखते हुए आम आदमी जो थोड़ा कम कमा पा रहा है या उसको घर के अंदर बैठना पड़ रहा है, तो जो बड़े बूढ़े हैं, जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकती है। उससे बचने का एक ही उपाय है, अपने आप को किसी न किसी दूसरी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिएगा। कुछ आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ कार्ड्स गेम्स खेल सकते हैं, कुछ और दूसरे घर वालों से अच्छे ताल्लुकात हंस खेल सकते हैं। ये सब देखते हुए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। कोरोना कुछ भी हो, डू नॉट थिंक दैट कोरोना इज डेथ। कोरोना इज नॉट ऑल डेथ। आज भी डेथ रेट कोरोना से सिर्फ 1.4% है। कहने का मतलब कि हमारा रिकवरी रेट इतना अच्छा है तो कोरोना आपको आ भी जाएगा तो आपके बचने के चांसेस इतने ज्यादा हैं। सिर्फ बड़े बूढ़ों को जिनकी की जिंदगी एक एज पे चल रही है, उनको हल्का सा हमें एहतियात ज्यादा रखना है। जो आम यंग बॉयज, यंग यूथ हैं, मिडिल एजेड हैं, उनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी, फिजिकल, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप को बैलेंस रखिएगा, खुश रहिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि एक से बुरा ख्वाब है और ये बहुत जल्द निकल जाएगा। जी बिल्कुल नरेश जी, आपने सही कहा कि बिना बात टेंशन लेने से भी ऐसा नहीं है कि अगर आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप टेंशन ले लें और टेंशन के चक्कर में और कोई दूसरी बीमारी आपको जकड़ ले, तो जाहिर सी बात है ठीक है। जैसा अभी आपने भी बताया कोविड का हालांकि अभी वैक्सीन नहीं आई है, उसके बाद भी अगर भारत की रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतरीन है तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और हमारे देश के डॉक्टर्स जो मेडिकेशन कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स का, तो वो एक सही दिशा में जा रहा है। इसीलिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आरबी उपाध्याय साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोविड के बारे में ही इतनी सारी ये सारी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में कोविड को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें वहां पर की गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 1000 बेड की आवश्यकता वहां पर दर्शाई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की टास्क फोर्स के गठन के बारे में वहां पर बात की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह दी गई है कि कोविड गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करवाएं, सख्त रवैया अपनाना पड़े तो वो जरूर हो। और भी वैक्सीन को लेकर भी वहां पर बात की जा रही है। लेकिन उपाध्याय साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये बनता है कि ठीक है, अलग अलग राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, अलग अलग राज्यों के हो सकता है कि मौसमी परिस्थितियां भी अलग अलग हों, लेकिन वायरस एक ही है। वो मौसम देखकर या फिर भौगोलिक परिस्थिति देखकर नहीं आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस समय पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर अगर कोई राज्य या कोई शहर कोविड के मामलों में अच्छा कर रहा है तो हमें उनसे आगे बढ़कर पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके यहाँ पर रेट्स रिकवरी की अच्छी है, कोरोना का संकट आपके यहाँ पर कम होता जा रहा है, हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? क्या ऐसा अब हालातों को देखकर नहीं होना चाहिए? उपाध्याय जी। देखिए उमंग जी, बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई स्टेट अच्छा कर रहा है तो उससे कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जो भी पॉलिटिशियन है, कई बार राजनीति के संकुचित दायरे में रहकर जो अच्छी चीजें हैं उनको भी नेगलेक्ट करते हैं या उनकी भी बुराई करते हैं। तो ये वक्त राजनीति करने का नहीं है।
बिल्कुल। बीमारी। उपाध्याय साहब माफ कीजिएगा, एक अपडेट मैं आपको दे दूं। अभी जो सवाल मेरा आपसे था कि राजनीति से ऊपर उठकर बात करें, तो अभी अभी पीएम मोदी के साथ में जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है वो कोविड को लेकर चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी जी ने एक अलग ही वहां पर इशू उठा दिया। उन्होंने उस बैठक में बोला है जो कि कोविड को लेकर चल रही है कि केंद्र जीएसटी का बकाया शो करे। देखिए, हम भी वही बात कर रहे हैं कि इस समय तो राजनीति ना करें, लेकिन बस ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञों को कोई भी प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए राजनीति करने का तो वो उससे चूकते नहीं है। उपाध्याय साहब, देखिए, हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा है कि भी जीएसटी का बकाया है, केंद्र वो दे। देखिए, होता क्या है कि भी खर्चे होते हैं इस समय। कोई भी बीमारी है, कोई भी महामारी है, उससे लड़ने के लिए और उससे बचाव के लिए मान लीजिए भाई आईसीयू बेड आपको बनाने हैं, क्या कोई टीम या दूसरा कोई अरेंजमेंट करना है, तो पैसे की जरूरत होती है जी। तो वहाँ उनका ये कहना कि भी जीएसटी को जो हमारा है बकाया वो दिया जाए, तो वो उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है। और देखिए, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आप राजनीति करिए, लेकिन महामारी और बीमारी को कम से कम उससे दूर रखिए। ये एक साझा प्रयास होना चाहिए, केंद्र का भी और राज्यों का भी, क्योंकि जो भी अच्छे से अच्छा एक अरेंजमेंट हो सकता है वो अरेंजमेंट किया जाए, जिससे कि जो डेथ रेट है वो कम किया जा सके और जो लोग इफेक्टेड हो चुके हैं वायरस से उनको सही इलाज सुनिश्चित हो सके। इस और सबको प्रयास करना चाहिए और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मान लीजिए कोई मेडिसिन मेरे पास है या कोई संसाधन मेरे पास है और दूसरे स्टेट के पास नहीं है, तो उन संसाधनों में से ही दूसरे स्टेट को भी कुछ जितनी भी मदद हमसे हो सकती है वो राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए। तो जहां तक जीएसटी का मामला है, जीएसटी में भी यही देखा जाना चाहिए कि भी इस समय जो राज्य हैं उनको बिल्कुल पैसे की जरूरत है, सख्त जरूरत है। ऐसे समय पर अगर संभव हो सकता है तो उनको जो भी देना है वो सरकार अपनी तरफ से दे, और वो ये न देख के दे कि भी वो हमारा शासित प्रदेश है, हमारी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है या तीसरी पार्टी का है। इन सब चीजों से इतर सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भी कोविड है और कोविड से किस तरीके से हम लोगों की जान की सुरक्षा कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट लेके अगर सभी स्टेट और सेंटर अगर कोशिश करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। जी उमंग। बिल्कुल उपाध्याय साहब, बिल्कुल। ये तो है ही कि कोविड इस समय एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए। हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि हम इस एक चीज़ से थोड़ा सा ही सही लेकिन संतोष तो कर सकते हैं। अब इसमें भले ही कोई से भी कारण हो, भले ही हमारे देश के लोगों की जो खाने की जो आदतें हैं, जो हमारे खानों में जो जो पदार्थ जो यूज़ होते हैं, भले ही वो मसाले हों या फिर कई ऐसे देसी नुस्खे हों जिनकी मदद से हम हमारा खाना बनाते हैं, या फिर आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ माफ़ कीजिएगा, एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं और देशों के मुकाबले में हमारी इम्यूनिटी अच्छी है और शायद यही एक वजह है कि भारत की रिकवरी रेट भी अच्छी है। नरेश जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, और हालांकि समय इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इस चर्चा का कि वैक्सीन तो चलिए अलग अलग कंपनियां बना ही रही हैं और भारत हर एक कंपनी के साथ में संपर्क में है। हमारे देश में भी कई कंपनियां इस वैक्सीन का निर्माण करने में लगी हुई है, लेकिन वैक्सीन आते आते तो टाइम लगेगा। और उससे पहले जिस हिसाब से अभी हम कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? और अगर सही नहीं कर रहे तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वैक्सीन आने तक हमें इस कोविड-19 महामारी से बचा सकती हैं या फिर संक्रमित होने से बचा सकती हैं? नरेश जी। सरकार भी और लोगों की साझेदारी इकट्ठी चलनी पड़ेगी। सरकार नियम और अपनी गाइडलाइंस अनाउंस करे, और न केवल अनाउंस करे, उनको सख्ती से उनका पालन करवाए, और उसके लिए अगर पनिशमेंट या पॉजिटिव मेजर्स देने पड़े तो मेरे हिसाब से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। बल्कि जैसे कि 500 का फाइन 2000 किया, मेरे हिसाब से तो 2000 भी नहीं 5000 होना चाहिए। इतना ज्यादा बड़ा फाइन हो कि वो एज ए डेटरेंट एक्ट करे। और जहां तक लोगों की बात है, आपकी चैनल से आज भी लोगों को एक ही बात कही जाएगी कि थोड़ा सा आप अपना व्यवहार बदलिएगा, सड़कों पर जबरदस्ती मत आइएगा, जब भी आइएगा मास्क लगा के आइएगा, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से करिएगा, वो अपने खाने पीने की खुराक का ध्यान दीजिएगा। यही हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती, अगर इनको हम सख्ती से पालन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एकदम एक भय की और एक दहशत की स्थिति दिल्ली शहर में और कुछ दूसरे प्रांतों में है, उससे हम बच पाएंगे। आप समझते नहीं है आम आदमी कि आम आदमी जो अच्छा नियमों का पालन कर रहा है वो भी कुछ गलत लोगों के से सजा पा सकता है। इसलिए जो कोई भी गलती करे उसको सख्ती से सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार को पीछे नहीं है। जी बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करना और करवाना दोनों ही इस समय के हिसाब से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर कोरोना की अभी दूसरी ही लहर चल रही है, कहीं कहीं पर तीसरी लहर आ चुकी है। दिल्ली और महाराष्ट्र तो इसके खतरे की जद में है ही, और साथ ही साथ कई और राज्य भी धीरे धीरे इस कोरोना संक्रमण के खतरे में दिल्ली और महाराष्ट्र से थोड़ा ही पीछे रह गए हैं। ऐसे में कोविड गाइडलाइंस की पालना करना, हम बार बार हमारे चैनल के माध्यम से इसको दोहरा रहे हैं, कोविड नियमों की पालना करना बेहद ज़रूरी है। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस मंत्र को बिल्कुल ना भूलें। और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर नरेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरबी उपाध्याय साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 संक्रमण और इससे जो प्रभावित राज्य हैं, कौन कितना प्रभावित है, कौन अपने राज्य में किस हिसाब से काम कर रहा है ताकि कोविड-19 संक्रमण से जल्द वो अपने प्रदेश की जनता को बचा सके, उस संक्रमण से छुटकारा दिला सके, इसको लेकर एक बैठक लगातार जारी है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं इससे प्रधानमंत्री को अवगत करवाया है। उनको क्या कुछ और रिक्वायरमेंट है केंद्र सरकार से, उस बारे में भी अवगत करवाया गया है। और कौन सा राज्य पहले से तैयार बैठा है कि जैसे ही कोविड वैक्सीन आएगी उसको हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी भी तैयारियों की यहाँ पर बात की गई है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब से कुछ देर के बाद में कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी, और अब इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर पूरे देश की नज़र है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।